एपिसोड 1250 से 1253 रीबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दी गई है। चलिए शुरू करते। ब्रह्मांडीय शक्ति। विहान ने अवश्य ही ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ दिया होगा। नीरज और अमोल ने सोचा। प्रज्ञान द्वीप पर एक ऐसा क्षेत्र था जो कभी नहीं बदलता था। इस समय एक छाया उस काले क्षेत्र में आई और पूछा, क्या हो रहा है? ये जानना असंभव था कि किसने बात की थी, क्योंकि बहुत अंधेरा था। शाश्वत आकाशीय सम्राट से समाचार है, एक छाया ने कहा। क्या खबर है? एक आवाज ने पूछा। इसके बाद छाया ने उसे शाश्वत आकाशीय सम्राट के पतन के बारे में बताना शुरू किया। अन्य समूहों ने क्या प्रतिक्रिया दी? अंधेरे की आवाज ने उदासीनता से पूछा। छाया ने कहा, जब शाश्वत आकाशीय सम्राट का निधन हुआ तो उनका महल गायब हो गया और आखिरकार ये फिर से प्रकट हो गया है। उसने आगे कहा, सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस ने पहले ही अपने शिष्यों को भेज दिया है। सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस भी कोई समय बर्बाद नहीं करेगा। ड्रैगन रिज माउंटेन अपना मौका नहीं चुकेगा। लेकिन उन्होंने कोई शाही सेना नहीं भेजी। उन्होंने केवल उन शिष्यों को भेजा जो पहले ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़कर क्षेत्र का निरीक्षण करने नहीं गए थे। अगस्त्य से कहो कि वो इस समस्या से निपटे और मुझे प्रगति के बारे में बताए। अंधेरे में से आवाज ने कहा, जी महामहिम नाइट बीस्ट। छाया ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर वो चला गया। प्रज्ञान द्वीप ड्रैगन रिज माउंटेन के इलाके से बहुत दूर नहीं था। ड्रैगन रिज माउंटेन और प्रज्ञान द्वीप के अलावा दो अन्य महान शाही ताकतें थीं, जिनके पास कई सम्राट थे। उन्हें सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस और सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस कहा जाता था। चार महान सम्राटों के अलावा कई शक्तिशाली योद्धा आपस में लगातार लड़ते रहते थे। कुछ ऊपर उठते थे, कुछ गिर जाते थे। महान दुनिया हमेशा बदलती रहती थी, क्योंकि उनमें से कुछ अमर थे। खबर फैलने के बाद कई लोग पागल हो गए और शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल की तलाश शुरू कर दी। वो एक अविश्वसनीय योद्धा हुआ करता था, जिसने दुनिया को चकित कर दिया था। जब शाश्वत आकाशीय सम्राट अभी भी एक साधना सम्राट था, तो उसने एक ही युद्ध में 56 सम्राटों को मार डाला था। उनमें से 40 उसके समान स्तर के थे। शाश्वत आकाशीय सम्राट के पतन के बाद कई लोग उसके लिए शोक भी व्यक्त कर रहे थे। शाश्वत आकाशीय सम्राट से समाचार प्राप्त करने के बाद ड्रैगन रिज माउंटेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन अन्य शक्तियों को भी इसके बारे में उतनी ही जल्दी पता चल गया। इस समय दक्ष अभी भी एक सपने में था। भले ही प्रज्ञान द्वीप के जानवर उसके साथ अच्छे थे, लेकिन शिवांगी भी एक जानवर थी और उसकी स्थिति अविश्वसनीय थी। उसकी मां से मिलने के बाद वह जानता था कि उसे शिवांगी को जैद सम्राट के महल के अंदर रखना होगा, लेकिन वहां वे अभी भी एक साथ सपने देख सकते थे। अनीशा और शिवांगी जैद सम्राट के महल में थे और दक्ष उन्हें अपने सपने में बुला सकता था। दक्ष, सम्राट अगस्त्य ने कहा। उसने भी 1 साल से अधिक समय तक लगन से साधना का अभ्यास किया था। जिस महिला ने दक्ष की देखभाल की थी, उसने सम्राट अगस्त्य को उसकी प्रगति के बारे में बताया था, इसलिए उसे पता था कि दक्ष ने कोई समय बर्बाद नहीं किया है। दक्ष जाग गया और उसने अपनी आंखें खोली। उसने सम्राट अगस्त्य को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर दक्ष, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। तुम्हें 9 महान दिव्य महलों में वापस जाना होगा। सम्राट अगस्त्य ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, किस लिए? शाश्वत आकाशीय सम्राट से समाचार है। वहां जाओ और कुछ सुराग खोजने की कोशिश करो। बेशक इस बार तुम एक व्यक्ति के रूप में नहीं जा रहे हो, तुम प्रज्ञान द्वीप का प्रतिनिधित्व करोगे। ये प्रज्ञान ताबीज ले लो, ताकि कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में न सोचे। सम्राट अगस्त्य ने कहा। सम्राट अगस्त्य ने दक्ष को प्रज्ञान ताबीज दिया। दक्ष ने उसे देखा और उस पर प्रज्ञान लिखा हुआ देखा। ठीक है, दक्ष ने कहा। थोड़े समय की तैयारी के बाद वो फिर से चला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार जब वह प्रज्ञान द्वीप छोड़ेगा तो वह 9 महान दिव्य महलों में वापस जाएगा। इसके अलावा क्या संयोग है, इसका शाश्वत आकाशीय सम्राट से कुछ लेना देना था। दक्ष को अपनी कांस्य प्लेट याद आ गई और कैसे यह उसके राक्षसी क्षेत्र के अंदर सक्रिय हो गई थी। क्या ये वास्तव में शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल से आई थी? मैं तुम्हें ड्रैगन रिज माउंटेन की परिधि पर ले जाऊंगा, अन्यथा तुम्हें वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा। सम्राट अगस्त्य ने कहा। जैसे ही उन्होंने दक्ष को पकड़ा, उनका सिलहूट झिलमिला उठा और फिर वे चले गए। दक्ष ड्रैगन रिज माउंटेन में पहुंचा और सम्राट अगस्त्य उसे छोड़ते ही वहां से चले गए। अब दक्ष अकेले अपनी तलवार पर उड़ रहा था। ड्रैगन रिज माउंटेन में कई विशाल शहर थे, हालांकि उनमें से कोई भी 9 महान दिव्य महलों के शहरों जितना शक्तिशाली नहीं था। भले ही कुछ ऐसे थे जो करीब थे, लेकिन उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण उनमें उतनी शक्ति नहीं थी। मैं ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस को देख सकता हूं, दक्ष ने कहा, क्योंकि वो दूर तक देख रहा था। सम्राट अगस्त्य ने दक्ष को एक नक्शा दिया था, इसलिए दक्ष आसपास के वातावरण को पहचान सकता था। हालांकि दक्ष का लक्ष्य गंतव्य बफर जोन के अंदर था। मुझे मिस्टवुड माउंटेन दिखाई दे रहा है, दक्ष ने सोचा। दक्ष को एक पर्वत दिखाई दे रहा था जो आसमान में ऊंचा था। यह मिस्टवुड माउंटेन था, ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस का मुख्य शिखर। दक्ष पहाड़ की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ता रहा।
मिस्टवुड माउंटेन की चोटी पर दो आकृतियां थी, उनमें से एक ने बैंगनी और सुनहरे रंग का ड्रैगन वस्त्र पहना हुआ था। वो देवता जैसा दिख रहा था। वो 9वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया था। दूसरा एक असाधारण दिखने वाला युवक था, जो ताओवादी वस्त्र पहने हुए था। वो एक साधारण युवक की तरह दिख रहा था, लेकिन ड्रैगन वस्त्र वाला व्यक्ति उसे सम्मानपूर्वक देख रहा था। प्रज्ञान द्वीप बहुत धीमा है, बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने कहा। चिंता मत करो, वे अभी भी समय पर पहुंचने में कामयाब रहे हैं। ताओवादी पोशाक वाले ने उदासीनता से कहा, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि उन्होंने किसे भेजा है। बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने कहा, शायद उसने हमें अनदेखा कर दिया, चलो चलते हैं। ताओवादी पोशाक वाले व्यक्ति ने कहा, लेकिन उसके वार्ताकार ने अपना सिर हिलाया और कहा, जानवर जानवरों की तरह नहीं होते, आप उनके स्वभाव को नहीं समझते। अगर वह हमें देख लेता है तो शायद वह आकर हमें मार डालेगा। फिर बैंगनी सुनहरे वस्त्र वाला व्यक्ति हवा में ऊपर उठा। वो देखना चाहता था कि इतने लंबे समय के इंतजार के बाद प्रज्ञान द्वीप ने कौन सा जानवर भेजा है। वे लोग सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस और सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस से हैं। दक्ष ने सोचा, सम्राट अगस्त्य ने उसे उनके बारे में बताया था। दक्ष ने सोचा नहीं था कि वे मिस्टवुड माउंटेन पर उसका इंतजार करेंगे। बेशक वे नहीं जानते थे कि इस बार प्रज्ञान द्वीप ने एक जानवर नहीं बल्कि एक इंसान भेजा था। बफर जोन, वहां बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ बातें कर रहे थे। चूंकि यहां शाश्वत आकाशीय सम्राट की खबर आई है, इसलिए सभी 9 महान दिव्य महलों के प्रभावशाली समूहों को हर किसी को बताना चाहिए कि वे क्या जानते हैं। मैंने सुना है कि कुछ अनंत कांस्य प्लेटें दिखाई दी हैं, इसलिए अगर किसी के पास कुछ है तो उसे साझा करना चाहिए। ब्लीचर्स पर खड़े एक मजबूत योद्धा ने कहा, मैं सहमत हूं। 9 महान दिव्य महलों को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। वे अकेले इन सब से लाभ नहीं उठा सकते। किसी और ने कहा, मेरा समूह सेलेस्टियल धीवर पैलेस भी कुछ कहना चाहता है। वास्तव में अगर कोई कांस्य प्लेटों के बारे में सुनता है तो कृपया जो कुछ भी आप जानते हैं उसे सभी के साथ साझा करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे क्या है और हमने पहले कभी उनके बारे में नहीं सुना है। निवेद ने कहा, सेलेस्टियल धीवर पैलेस ने पहले ही छोटी दुनिया पर नियंत्रण खो दिया था, लेकिन जब उन्होंने सभी को बताया कि वे एक नकली दुनिया में रहते हैं तो अधिकांश लोग पहले ही छोटी दुनिया छोड़ चुके थे। इसके अलावा सेलेस्टियल वर्धन पैलेस और सेलेस्टियल धीवर पैलेस के बीच तनाव के कारण छोटी दुनिया में रहना थोड़ा मुश्किल था। सेलेस्टियल वर्धन पैलेस भी यही सोचता है, विहान ने कहा। समाचार सुनने के बाद वे जल्दी से वापस आ गए थे। इस बार विहान की सामाजिक स्थिति थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो ड्रैगन रिज माउंटेन का भी प्रतिनिधित्व कर सकता था। बस दूसरों का इंतजार करो। मैंने उन्हें मिस्टवुड माउंटेन पर प्रज्ञान द्वीप के लोगों का इंतजार करते देखा। उन्हें जल्द ही आ जाना चाहिए। एक मजबूत योद्धा ने ठंडे अंदाज में कहा। उसने ड्रैगन रिज माउंटेन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस और सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस के लोगों का इंतजार करना था। वैसे भी उन्हें जल्दी नहीं थी। उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बैंगनी सुनहरे वस्त्र और ताओवादी वस्त्र पहने युवा पुरुष आकाश में पहुंच गए। वे ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस में इंतजार कर रहे थे, ये जानते हुए कि वहां पहले से ही शक्तिशाली योद्धा एकत्रित हो चुके थे। सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस और सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस के शिष्य, किसी ने कहा। उनमें से एक युवक के पास असाधारण ऊर्जा थी और दूसरे ने ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था। सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस से गौतम, बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने उदासीनता से कहा। भले ही वो अभी तक ब्रह्मांडीय स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके पास से अविश्वसनीय ऊर्जा निकल रही थी। सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस से अथर्व, ताओवादी पोशाक पहने युवक ने कहा। कृपया बैठ जाइए, सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के एक मजबूत योद्धा ने बहुत विनम्रता से कहा। अथर्व और गौतम सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस और सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए लोगों को उनका सम्मान करना था। गौतम और अथर्व बैठे ही थे कि किसी ने पूछा, क्या आपने प्रज्ञान द्वीप से आए प्रतिनिधि को अभी तक नहीं देखा है? हमने कुछ दिनों तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं मिला, इसलिए हम चले आए। क्या हमसे कुछ छूट गया? गौतम ने पूछा। हर कोई शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल के बारे में समाचार सुनना चाहता था। अगर उन्होंने किसी को नहीं भेजा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, किसी ने ठंडे अंदाज में कहा। गौतम और अथर्व की आंखें चमक उठी। 9 महान दिव्य महलों में शायद कुछ सुराग थे। प्रज्ञान द्वीप के प्रतिनिधि का इंतजार करो और फिर हम देखेंगे, गौतम ने उदासीनता से कहा। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद सभी ने बेतरतीब विषयों पर बातचीत शुरू कर दी। अमोल वहां था और वह पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर था। ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस की तरफ नीरज, गौतम और अथर्व को घूर रहा था, जो स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपर के योद्धा थे। वो सोच रहा था कि अब वे वास्तव में कितने ताकतवर थे। मेडिसिनल किंग्स पैलेस की तरफ अबीर, वृषंत और प्रनील थे। वे सभी वापस आ गए थे। बेशक सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के युवा लोग बहुसंख्यक थे। विहान के अलावा 2 और लोग थे। अगर दक्ष वहां होता तो वो उनमें से 2 को पहचान लेता, महेश और आरव। वे रेगिस्तान में अलग होने के बाद सेलेस्टियल वर्धन पैलेस गए थे।
अचानक दूर से एक तलवार की सीटी की आवाज आई, जिससे सभी लोग पीछे मुड़ गए। उस तलवार पर सवार एक आकृति थी, दक्ष। जब अमोल ने ये नाम सुना तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में चमकदार रोशनी चमक उठी। उसने तुरंत दक्ष पर शून्य क्षेत्र ऊर्जा छोड़ी। नीरज ने भी स्वर्णिम पवित्र ऊर्जा जारी किया। तनवीर ने दक्ष को देखा और भौहें सिकोड़ ली। सम्राट अगस्त्य ने उस समय दक्ष को ले लिया था और भविष्य में कुछ लड़ाइयों का आयोजन करने के लिए सम्राट वेदांत के साथ सहमति व्यक्त की थी, लेकिन सम्राट वेदांत ने उन्हें यह नहीं बताया था कि सम्राट अगस्त्य की सामाजिक स्थिति क्या थी। लेकिन अब दक्ष आश्चर्यजनक रूप से वापस आ गया था। 676,590 पिन मेडिसिनल किंग्स पैलेस से बूढ़ा आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ और दक्ष को हत्या की नजरों से घूरने लगा। स्वर्गीय स्तर के उस योद्धा ने सम्राट अजिंक्य की वस्तु को वापस करने की मांग करने की हिम्मत की थी। उसने ये भी कहा था कि वह किसी दिन उनके मेडिसिनल किंग्स पैलेस में जाएगा और उन्हें नष्ट कर देगा। वो बेहद घमंडी था और आश्चर्यजनक रूप से उसने वापस आने की हिम्मत की थी। दक्ष ने अपनी तलवार रख दी और भीड़ पर नजर डाली। उसे लगा कि इस समय बहुत से लोग उसे ठंडे नजरिए से देख रहे थे। बहुत समय हो गया मिले हुए सब लोग, दक्ष ने उदासीनता से कहा। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में बैलें दिखाई दी, जिन्होंने जल्दी से दक्ष को घेर लिया। उसने कहा, तुमने वापस आने की हिम्मत की। बूढ़े दोस्त, तुम्हें सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दक्ष ने बूढ़े आदमी से कहा, क्या सम्राट अगस्त्य तुम्हारे साथ नहीं आए? बूढ़े आदमी ने पूछा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा था। वो सम्राट अगस्त्य से डरता था और दक्ष इस समय काफी उदासीन दिख रहा था, जैसे कि वो उससे डरता ही नहीं था। हम एक साथ क्यों आए होंगे? दक्ष ने कहा। बूढ़े आदमी को अभी भी समझ नहीं आया। उसने प्रज्ञान द्वीप के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि प्रज्ञान द्वीप की आबादी जानवरों से बनी थी और दक्ष एक इंसान था। ठीक है, तो मैं तुम्हारी साधना को नष्ट कर दूंगा, बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। सभी ने शांति से देखा। वे देखना चाहते थे कि इतनी भारी नफरत के सामने दक्ष इतना उदासीन क्यों दिख रहा था। तुम बूढ़े मूर्ख, हिम्मत हो तो कोशिश करो, दक्ष ने कहा और प्रज्ञान ताबीज निकालकर बूढ़े आदमी को दिखाया। प्रज्ञान ताबीज, बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वासपूर्वक कहा। आप प्रज्ञान द्वीप से हैं? गौतम ने दक्ष से पूछा। प्रज्ञान द्वीप, दक्ष ने उदासीनता से कहा। क्या सम्राट अगस्त्य प्रज्ञान द्वीप से थे? कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट वेदांत सम्राट अगस्त्य के प्रति इतने विनम्र थे। वे दोनों महान शाही ताकतें थीं। भीड़ ने सोचा, अब चूंकि दक्ष प्रज्ञान द्वीप का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वे उस पर हमला नहीं कर सकते थे। उसकी सामाजिक स्थिति ड्रैगन रिज माउंटेन जैसे ही थी। इसके अलावा प्रज्ञान द्वीप के सभी योद्धा शक्तिशाली जानवर थे, जिनमें से प्रत्येक मनुष्य से अधिक आक्रामक और क्रूर थे। यहाँ तक कि ड्रैगन रिज माउंटेन भी प्रज्ञान द्वीप को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुम बूढ़े बेवकूफ, तुम अभी भी खुद को नहीं हटा रहे हो, दक्ष ने कहा। तब बूढ़े आदमी ने तुरंत अपनी बैलें वापस ले ली। अगली बार तुम बूढ़े मूर्ख, मुझे इस बात के लिए दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। विनम्र रहो, अन्यथा प्रज्ञान द्वीप अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को तुमसे निपटने के लिए भेज देगा, दक्ष ने धमकी दी। बूढ़ा आदमी इस बात से क्रोधित था कि दक्ष उसे बूढ़ा मूर्ख कहता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। अब वो ये सोचना बंद नहीं कर सका कि दक्ष ने उससे कहा था कि वह एक दिन मेडिसिनल किंग्स पैलेस को नष्ट कर देगा। इस बारे में सोचते समय उसे हमेशा असहजता महसूस होती थी और अब ये बात अधिकाधिक संभव लगने लगी थी। इस बारे में सोचते समय उसे हमेशा असहजता महसूस होती थी और अब ये बात अधिकाधिक संभव लगने लगी थी। क्या तुम्हें पछतावा है? दक्ष ने पूछा। कोई नहीं जानता था कि वो मेडिसिनल किंग्स पैलेस से बात कर रहा था या सेलेस्टियल धीवर पैलेस से। बूढ़े आदमी के लिए इसका मतलब था, क्या तुम्हें उस समय मेरे शिक्षक को अपमानित करने का पछतावा है? अगर तुमने एक बार उनकी मदद की होती तो क्या होता? सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लिए इसका मतलब था, क्या तुम्हें मुझ पर नियंत्रण करने का पछतावा है? बेशक, सम्राट धर्वेश और सम्राट धीवर के लिए इसका मतलब कुछ और था, क्योंकि उनके बीच नफरत बहुत गहरी थी। तो फिर नीरज और लक्षित के लिए इसका मतलब कुछ और था। और वहां अभी भी सेलेस्टियल नागल पैलेस था। दक्ष जोर से हंसा। वो किसी दिन अपना बदला जरूर लेगा, लेकिन अभी उसे प्रज्ञान द्वीप पर ही निर्भर रहना था। वो निश्चित रूप से मर जाएगा, मेडिसिनल किंग्स पैलेस के बूढ़े आदमी ने सोचा। बेशक, वे उसे खुले में नहीं मार सकते थे। दक्ष के पास प्रज्ञान ताबीज था। अगर मेडिसिनल किंग्स पैलेस ने दक्ष को सीधे मार दिया तो प्रज्ञान द्वीप उन्हें मार देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रज्ञान द्वीप इस बार एक इंसान को भेजेगा, गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा। इस चौंकाने वाली खबर के अलावा ऐसा लग रहा था कि उस इंसान और 9 महान दिव्य महलों के बीच तनाव था। दक्ष, इस समय किसी ने चिल्लाते हुए कहा। दक्ष ने पलटकर देखा कि नीरज ने सुनहरी पवित्र ऊर्जा जारी की है। वो स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपर एक योद्धा बन गया था और वो अभी भी दक्ष को मारना चाहता था। क्या हुआ? दक्ष ने कहा। उसने उसे पहले ही 3 बार अपमानित किया था, क्या वो चौथी बार अपमानित होना चाहता था? दक्ष का लक्ष्य अब नीरज भी नहीं था, बल्कि लक्षित था। चलो लड़े, नीरज ने कहा।
दक्ष ने उसे तिरस्कार भरे अंदाज में देखा और शांति से कहा, हारने वाला मर जाएगा, और द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस मुझे तुम्हें मारने से नहीं रोक सकता। अगर हिम्मत है तो यहां आओ। हारने वाला मर जाएगा, नीरज ने कहा। नीरज का दिल जोर से धड़क रहा था। इस तरह का दांव बहुत खतरनाक था और नीरज अभी सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहता था। वो अपमानित महसूस कर रहा था क्योंकि उसने लड़ने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपनी मुठियां भींच ली। दक्ष ने एक बार फिर उसका दृढ़ संकल्प नष्ट कर दिया था। तुम हमेशा मेरी नजर में एक घटिया योद्धा रहे हो, इसलिए अब मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो, तुम बहुत कमजोर हो, दक्ष ने कहा। अब उसकी आवाज एक राक्षस की तरह लग रही थी। दक्ष की राक्षसी आवाज नीरज के दृढ़ संकल्प को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। तुम हमेशा मेरी नजर में एक घटिया योद्धा रहे हो, तुम बहुत कमजोर हो। ये शब्द नीरज के दिमाग में गूंज रहे थे। वो इसे कभी नहीं भूल पाएगा। वो गुस्से से कांप रहा था। नीरज, लक्षित ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा। फिर उसने कहा, किसी को भी अपने दृढ़ संकल्प को प्रभावित न करने दें। नीरज का दिमाग ऐसा लगा जैसे फटने वाला है। उसके दिमाग में दो आवाजें गूंज रही थी। वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसने दक्ष को ठंडे अंदाज में देखा, लेकिन वह जानता था कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। दक्ष की शक्तियां उसके दृढ़ संकल्प को भी प्रभावित कर सकती थीं। दक्ष ने नीरज पर उपहासपूर्वक मुस्कुराया, तुम बहुत कमजोर हो, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। इस बार उसकी आवाज में कोई शैतानी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दर्दनाक था। फ्यू, नीरज ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद को ये कहकर खुश करने की कोशिश की कि वो दक्ष को खुद पर प्रभाव डालने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो। दक्ष ने अभी अभी 8वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ा था। भले ही वो भयानक रूप से शक्तिशाली था, वो जल्द ही एक सम्राट भी बन जाएगा। दक्ष, आओ और बैठो, सेलेस्टियल वर्धन पैलेस की तरफ एक मजबूत योद्धा ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया। उसने फिर नीरज की ओर नहीं देखा। दक्ष, बहुत दिनों से नहीं मिले, आरव और महेश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आश्चर्य था, वे फिर से मिले थे और दक्ष प्रज्ञान द्वीप का सदस्य था। बहुत दिनों से नहीं मिले, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही उसके दोस्त अब सेलेस्टियल वर्धन पैलेस चले गए थे, लेकिन दक्ष को असहज महसूस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दक्ष और सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के बीच संबंध कुछ तनाव में थे, क्योंकि विहान सम्राट वेदांत का शिष्य था। सम्राट वेदांत और सम्राट अगस्त्य ने सहमति व्यक्त की थी कि किसी समय उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी, इसलिए हो सकता है कि दक्ष और विहान को तब लड़ना पड़े। विहान ने दक्ष की ओर सिर हिलाया। वो शांत दिख रहा था, इसलिए दक्ष ने भी उसका अभिवादन किया। चूंकि प्रज्ञान द्वीप के प्रतिनिधि आ चुके हैं, इसलिए हम अपने विषय पर वापस आ सकते हैं, जो कि शाश्वत आकाशीय सम्राट का महल है। आप में से कई लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ये स्पष्ट रूप से झूठ है। इस समय एक मजबूत योद्धा ने कहा, अगर कोई कुछ नहीं कहता तो उन्हें कोई सुराग कैसे मिलेगा? अगर हम कुछ नहीं जानते तो हम आपको क्या बता सकते हैं? ड्रैगन रिज माउंटेन और अन्य लोग पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए यदि वे हमसे सेलेस्टियल धीवर पहले से पूछे तो वे आपको भी बता देंगे कि हम कुछ नहीं जानते। तनवीर ने आक्रामक रूप से कहा, आप क्या सोचते हैं? उस शक्तिशाली योद्धा ने दक्ष और अन्य लोगों से पूछा। चूंकि वे कुछ भी नहीं जानते तो हम क्या कर सकते हैं? विहान ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। भीड़ गुस्से में थी। विहान ड्रैगन रिज माउंटेन और सेलेस्टियल वर्धन पैलेस से था, इसलिए उसने केवल अपने निजी हितों के बारे में सोचा। भीड़ ने गौतम को देखा। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने दक्ष से पूछा, दक्ष, तुम आने वाले आखिरी व्यक्ति हो, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? दक्ष ने कहा, लोग फैलकर 9 महान दिव्य महलों के क्षेत्र के नीचे सुराग खोज सकते हैं, और अगर किसी को कुछ मिलता है तो वे चिल्लाकर बता सकते हैं। मैं दक्ष से सहमत हूँ। हर कोई एक महल चुन सकता है और खोज सकता है, क्या बाकी सभी सहमत हैं? गौतम ने मुस्कुराते हुए पूछा। दक्ष का विचार बुरा नहीं था। शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल के बारे में सुराग बफर जोन के अंदर मिलना तय था। तनवीर, आप क्या सोचते हैं? किसी ने पूछा। आपका सेलेस्टियल धीवर पैलेस में स्वागत है, तनवीर ने उदासीनता से कहा। अन्य महल दूसरों को अंदर आने की अनुमति देने से खुश नहीं थे, लेकिन वे मना भी नहीं कर सकते थे। क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारे महल में आराम करना चाहते हैं? विहान ने दक्ष, गौतम और अथर्व से पूछा। गौतम और अथर्व ने सिर हिलाया, लेकिन दक्ष ने कहा, मुझे सेलेस्टियल धीवर पैलेस पसंद है, और मुझे यकीन है कि सेलेस्टियल धीवर पैलेस मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि वे मजबूत है। सेलेस्टियल धीवर पैलेस के कुछ लोगों ने सोचा। न केवल वे दक्ष को मार नहीं सकते थे, बल्कि उन्हें उसकी रक्षा भी करनी थी। सेलेस्टियल धीवर पैलेस और मेडिसिनल किंग्स पैलेस के सदस्य दक्ष से नफरत करते थे। वे उसे मारने के लिए उसके खिलाफ साजिश भी करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक वाक्य में दक्ष ने उनकी सभी योजनाओं को नष्ट कर दिया था। वहां अनगिनत द्वीप थे जो भयानक जानवरों से भरे हुए थे, और उन्होंने प्रज्ञान ताबीज की आवाज सुनी। अगर यह बचता तो जानवरों की एक भयानक सेना हस्तक्षेप करती। भले ही 9 महान दिव्य महल हाथ मिला ले, प्रज्ञान द्वीप अभी भी उनसे अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि ड्रैगन रिज माउंटेन भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
लेकिन मेडिसिनल किंग्स पैलेस ने अलग ही सोचा। जब उन्होंने सुना कि दक्ष वहां रहना चाहता है तो सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े की आंखें चमक उठी। अगर वे दक्ष को मारने में कामयाब हो गए, जबकि वो सेलेस्टियल धीवर पैलेस के इलाके में रह रहा था, तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बेशक ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। तनवीर ने देखा कि मेडिसिनल किंग्स पैलेस उनकी ओर देख रहा था, इसलिए उसने भी उनकी ओर ठंडे तरीके से देखा। जैसा तुम चाहो वैसा करो, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, दक्ष ने कहा। दक्ष खड़ा हुआ और मुस्कुराया, फिर वो सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लोगों के सामने आया। उसने उन लोगों पर नजर डाली जिन्हें वह जानता था, खासकर सम्राट धर्वेश और सम्राट धीवर जो वापस आ गए थे। कृपया, तनवीर ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि जब से हम आखिरी बार मिले हैं तब से आप सब ठीक चल रहे हैं, दक्ष ने दोनों सम्राटों से कहा। दक्ष के अलावा कई अन्य लोगों ने सेलेस्टियल धीवर पैलेस जाने का फैसला किया और उनका अनुसरण किया। दक्ष इस बार एक अलग सामाजिक स्थिति के साथ सेलेस्टियल धीवर पैलेस में वापस आ गया था। पिछली बार वह नियंत्रित था, लेकिन इस बार वह एक शाही सेना से था और उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। जब वे सेलेस्टियल धीवर पैलेस पहुंचे तो रमाकांत ने दक्ष की सुरक्षा की निगरानी की। वो दक्ष को एक प्रांगण में ले गया और कहा, दक्ष, तुम यहीं रहो और अगर कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर पहरा दे रहा हूं। धन्यवाद, रमाकांत, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों इस समय बहुत पाखंडी थे, जैसे कि वे दोस्त हों। रमाकांत दक्ष को सेलेस्टियल धीवर पैलेस के क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। दक्ष की रक्षा करना और उसके प्रति विनम्र होना बहुत मुश्किल था। दक्ष ने हालांकि उसे नाराज नहीं किया। प्रांगण में प्रवेश करने के बाद वो सोने लगा और अपने सपने में साधना का अभ्यास करने लगा। बल और गूढ़ ऊर्जाओं को समझने के अलावा दक्ष ने 8वें स्वर्गीय स्तर को भी तोड़ दिया था। लेकिन साधना स्तर सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी, गूढ़ ऊर्जाएं और बल सबसे महत्वपूर्ण थे। उसे अपनी गूढ़ ऊर्जाओं को पूरी तरह से सुधारना था और फिर 9वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ना एक अच्छा विचार होगा। अंत में वो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझेगा और उन्हें अपने शरीर के साथ मिलाएगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करना और उन्हें अपने शरीर के साथ मिलाना सीखना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने से अलग था। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने का मतलब यह नहीं था कि योद्धा ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बल ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि योद्धा का बल 1000 से गुना नहीं किया गया तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने शरीर के साथ संयोजित नहीं कर सकते थे और फिर वो ब्रह्मांडीय स्तर को भेद नहीं सकते थे। जब तक 2 पूरी हो जाती है और उचित साधना स्तर तक पहुंच जाता है, तब तक एक योद्धा ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ सकता है। बेशक 1000 से गुना बल होना दुर्लभ था। अधिकांश लोग पहले 9वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ते हैं और फिर 2 आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हालांकि दक्ष एक अपवाद था। स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपर के योद्धा पहले से ही उससे डरते थे, 8वें स्वर्गीय स्तर के योद्धा से। यहां तक कि नीरज भी उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाहर अंधेरा हो गया था, लेकिन सेलेस्टियल धीवर पैलेस अपने मेहमानों की सुरक्षा के कारण काफी परेशान था। इस रात सेलेस्टियल धीवर पैलेस के अंदर एक जगह अचानक चमक उठी और चकाचौंध करने वाली रोशनी दिखाई दी। आकाश वहां संघनित हो रहा था और वो एक दिव्य महल में बदल गया। आसमान से देखने पर यह एक महल जैसा लग रहा था। महल पर एक विशाल शब्द भी दिखाई दिया, शाश्वत। सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लोग आश्चर्यचकित थे। शाश्वत आकाशीय सम्राट का महल। बूम 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 बूम। एक भयानक ऊर्जा ने सेलेस्टियल धीवर पैलेस के क्षेत्र के ऊपर आकाश पर आक्रमण किया। कुछ घर टूट गए क्योंकि कई लोग महल की ओर बढ़ गए। क्या हो रहा है? तनवीर ने हवा में उठते हुए कहा। लोग शोर मचाने लगे और माहौल अस्त व्यस्त हो गया। तनवीर को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। शाश्वत आकाशीय सम्राट का महल वहां क्यों दिखाई दिया था? सेलेस्टियल धीवर पैलेस के क्षेत्र के शीर्ष पर रहते हुए कांस्य प्लेट पर प्रतिबंधित शक्ति को किसने तोड़ा था? रमाकांत ने महल को देखा और देखा कि लोग भागते हुए महल की ओर जा रहे थे। उसने भौहें सिकोड़ी, क्या हो रहा है? हर कोई सेलेस्टियल धीवर पैलेस की ओर क्यों भाग रहा था? महल वहां क्यों दिखाई दिया? ऐसा लग रहा था जैसे इसकी योजना पहले से ही बनाई गई थी। स्थिति नियंत्रण से बाहर है, रमाकांत ने सोचा। लोग पहले से ही हर जगह लड़ रहे थे। इमारतें एक के बाद एक गिर रही थीं। ओह नहीं, रमाकांत ने कहा। रमाकांत अचानक पलटा और हवा में उठ गया। सुनहरी रोशनी उन इमारतों को सील करने वाली थी, लेकिन इसी समय भयानक ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आकाश पर आक्रमण कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल हाथ आकाश को पकड़ रहा हो। बूम! सुनहरी रोशनी टूट गई क्योंकि एक काली छाया प्रकट हुई और रमाकांत के बगल में उतरी। दूरी पर एक महान लड़ाई हो रही थी, इसलिए कई गार्ड पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को भी इस लड़ाई के बारे में पता नहीं था जो रमाकांत की तरफ से शुरू हुई थी। एक विशाल हाथ नीचे उतरा और रमाकांत की ओर बढ़ा। भले ही वो रमाकांत को मार नहीं सका, लेकिन उसे उड़ाने के लिए पर्याप्त था। कोई दक्ष को मारना चाहता है, रमाकांत ने चिल्लाते हुए कहा।
वह आगे की ओर उड़ते हुए एक सुनहरी रोशनी में बदल गया, लेकिन फिर से उस पर विशालकाय हाथ ने हमला कर दिया। इस बार उसका सुनहरा कवच टूट गया और वह उड़ गया। कोई दक्ष को मारना चाहता है। तनवीर और निवेद ने रमाकांत की आवाज सुनी, लेकिन वे काफी दूर थे। तनवीर और निवेद ने रमाकांत की आवाज सुनी, लेकिन वे काफी दूर थे। तनवीर और निवेद पागलों की तरह दौड़ने लगे। उन्होंने और भी तेजी से चलने के लिए शून्य क्षेत्र की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस समय भले ही वे तेज थे, एक मध्यम स्तर का सम्राट आसानी से एक स्वर्गीय योद्धा को मार सकता था। इस समय कई इमारतें पहले से ही बर्बाद हो चुकी थी। एक अंधेरे सिलहूट ने चारों ओर देखा, लेकिन दक्ष को नहीं देखा। हालांकि वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया, क्या भूमिगत छिपना उपयोगी था? बस एक विशाल हाथ आसमान से उतरा और जमीन पर गिर पड़ा। दक्ष उस हमले से घायल हो गया, जिससे वो हिंसक रूप से हिल गया। लेकिन फिर दक्ष फिर से गायब हो गया। मजबूत योद्धा आश्चर्यचकित था। एक पवित्र हथियार। दक्ष के पास एक शून्य क्षेत्र पवित्र हथियार था, जिसकी वजह से वो कुछ 100 मीटर दूर फिर से प्रकट हो सका। उस योद्धा के लिए इतनी दूरी कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन समस्या ये थी कि निवेद के जल्दी पहुंचने के कारण उसके पास अधिक समय नहीं था। चले जाओ, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। प्रकाश की किरण ने आकाश को रोशन कर दिया। तनवीर और निवेद ने एक ही समय पर हमला किया था। दुश्मन ने बल छोड़ा, जिसने जल्दी से दक्ष को घेर लिया, और फिर वो उसकी ओर भागा। अगर हिम्मत है तो कोशिश करो, निवेद ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसने उस दिशा में हवा में मुक्का मारा, जिससे आसमान और भी ज्यादा हिल गया। दुश्मन दक्ष के सामने उतरा। दक्ष बल के कारण हिल नहीं सका। तनवीर और निवेद के चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए। भले ही उन्हें उम्मीद थी कि दक्ष किसी समय मर जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वहीं मर जाएगा। मरो, उस काले सिलहूट ने दक्ष की ओर तीखी तलवार की ऊर्जा छोड़ते हुए कहा। वो पहले से ही मुस्कुरा रहा था। वायु मंत्र, दक्ष ने कहा। एक तेज हवा चलने लगी, दक्ष को घेर लिया और उसे उड़ा ले गई। दुश्मन निराश हो गया था। उसकी मुस्कान कठोर हो गई थी। वो चला गया था। ये कैसे संभव था? उसने अपना सिर उठाया और उसने दक्ष को तनवीर और निवेद के पास देखा। अपनी ताकत के साथ, जो 1000 से गुना थी, दक्ष में अभी भी ऐसी भयानक गति थी। इसका मतलब था कि दक्ष की ताकत शायद पहले से ही 1000 से गुना हो चुकी थी। तुमने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? निवेद ने ठंडे अंदाज में पूछा। उस व्यक्ति ने असली कौशल या तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया। वे शायद पहचाने जाना नहीं चाहते थे। बहुत से लोग दौड़े चले आए। वे सभी सेलेस्टियल धीवर पैलेस के मजबूत योद्धा थे। हालांकि उनकी मुस्कान अजीब थी, जिससे निवेद और अन्य लोग असहज महसूस कर रहे थे। ब्रह्मांडीय शक्ति एक तलवार में संघनित हो गई, जैसा कि पहले हुआ था। ये शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। उस योद्धा ने कोई कौशल या तकनीक का उपयोग नहीं किया। दक्ष की रक्षा करो, निवेद ने चिल्लाते हुए कहा। एक सम्राट ने तुरंत दक्ष की रक्षा की और दक्ष वापस भाग गया। जो व्यक्ति उसे मारना चाहता था, वह एक मध्यम स्तर का सम्राट था, इसलिए दक्ष को जितना संभव हो सके उतनी दूरी तय करनी थी। बस एक भयानक ताकत ने अचानक दक्ष को घेर लिया, जिससे वो ठंडे पसीने से भीग गया। सावधान रहो, किसी ने दक्ष से चिल्लाते हुए कहा। 9वें स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा ने दक्ष के पीछे तलवार की ऊर्जा छोड़ी थी, जो अब उसकी ओर बढ़ रही थी। ये सेलेस्टियल धीवर पैलेस का एक योद्धा था, लेकिन वो उसे मारना चाहता था। तुम मरना चाहते हो? रमाकांत ने अपनी ताकत छोड़ते हुए चिल्लाते हुए कहा। वो व्यक्ति अचानक आगे नहीं बढ़ सका। फिर जैसे ही उसने छूटने की कोशिश की, उसका शरीर फट गया। रमाकांत ने सोचा कि सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लोग दक्ष पर हमला क्यों कर रहे थे। वे दक्ष पर हमला करके आत्महत्या कर रहे थे। इसी समय अधिक रोशनी एकत्रित हो गई और शाश्वत आकाशीय सम्राट का महल पुनः प्रकट हो गया। भीड़ पागल हो रही थी, हर जगह लड़ाई हो रही थी, और सेलेस्टियल धीवर पैलेस में और भी ज्यादा लोग आ रहे थे। सेलेस्टियल धीवर पैलेस भी उन्हें नहीं रोक सकता था, क्योंकि वे सभी सम्राट थे। सेलेस्टियल धीवर पैलेस, तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं जानते, और अब सेलेस्टियल धीवर पैलेस के अंदर 2 शाश्वत कांस्य प्लेटें प्रकट हुई है। तुमने झूठ बोला, किसी ने कहा। सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लोग सब कुछ जानते हैं। किसी और ने कहा, वास्तव में, विशेष रूप से तनवीर। वो ड्रैगन रिज माउंटेन से एक योद्धा है। वो लोगों से घृणा करता है, इसलिए हमें उसे पढ़कर पूछताछ करनी चाहिए। किसी और ने कहा, उन्हें मार डालो या उन्हें पकड़ लो और उनसे सच उगलवा लो। लोग लगातार कहते रहे। सेलेस्टियल धीवर पैलेस ने नियंत्रण खो दिया था। सम्राट धर्वेश और सम्राट धीवर अवाक होकर लड़ाई देख रहे थे। दक्ष ने चारों ओर नजर घुमाई और सभी लड़ाइयों को देखा। लोग सिर्फ उस पर ही हमला नहीं कर रहे थे, वे सेलेस्टियल धीवर पैलेस पर भी हमला कर रहे थे। सेलेस्टियल धीवर पैलेस के इलाके में रहते हुए उसे मारना एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने का एक अच्छा तरीका था। दक्ष की रक्षा करो, निवेद ने चिल्लाते हुए। इस समय वो क्रोधित दिख रहा था। उनके क्षेत्र में पूर्ण नरसंहार करना असंभव था, क्योंकि उनके योद्धा मजबूत थे, लेकिन दक्ष बहुत कमजोर था और उसे निशाना बनाना बहुत आसान था।
इधर जब उसने ऐसा कहा तो और अधिक तलवार ऊर्जाएं दक्ष की ओर बढ़ी। कोई उस पर फिर से हमला कर रहा था। दक्ष अचानक पलटा और 1000 गुना बल ने उसके दुश्मन के शरीर को घेर लिया। एक पल में उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि वो कीचड़ में फंस गया है। दक्ष हवा की तरह आगे बढ़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारा। उसके अंगों के फटने से पहले कुछ चटकने की आवाजें आई। रमाकांत ने दक्ष से कहा, बीच में आओ। उन्होंने दक्ष को घेर लिया, जिससे दुश्मनों के आने के कोण सीमित हो गए। उनका एक आदमी बाकी सभी से पहले दक्ष के पास पहुंच गया। बूम! दक्ष ने अपनी मुट्ठी में राक्षसी ऊर्जा को संघनित किया और दुश्मन के सिर पर मुक्का मारा, जिससे उसका सिर फट गया। आप, रमाकांत ने दक्ष को ठंडे तरीके से देखते हुए कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लोगों पर भरोसा नहीं है। अगर कोई भी बहुत करीब आया तो मैं उसे मार डालूंगा। सेलेस्टियल धीवर पैलेस के कुछ लोगों ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था, तो वो कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता था? वे अभी भी उसकी रक्षा कर सकते थे, लेकिन दूर से। सम्राट धीवर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अच्छे और बुरे में अंतर करना नहीं जानते, तुम्हें मर जाना चाहिए। दक्ष ने सम्राट धीवर की ओर देखा और उसकी ओर छलांग लगाई। अचानक तलवार की रोशनी दिखाई दी। सम्राट धीवर के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उसके सामने संघनित हो गई, लेकिन तलवार की ऊर्जाएं उसकी ओर बढ़ती रही। उसने तलवार को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं थी। हालांकि दक्ष बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सम्राट धीवर आश्चर्यचकित हो गया और पीछे हट गया। इसी समय बल ने दक्ष के शरीर को घेर लिया, लेकिन फिर भी वो सम्राट धीवर की जान को खतरे में डालते हुए हवा की तरह आगे बढ़ता रहा। सम्राट धीवर ने अपने हाथ जोड़े और विस्फोट की आवाज आई। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं टूट गई और उनके हाथ से खून टपकने लगा। पिछली बार मैंने मेडिसिनल किंग्स पैलेस के लोगों को चेतावनी दी थी और अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। जब तुम भविष्य में मुझसे बात करोगे तो बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा। सम्राट धीवर अवाक रह गया। वो पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो गया है। सम्राट धीवर ने सोचा, उसके पास 1000 गुना ज्यादा बल था, जिसका मतलब था कि जब सम्राट धीवर ने उस पर अपनी ताकत से हमला किया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। सम्राट धीवर ने दक्ष के तिरस्कार भरे भाव को देखा और ठंडी आवाज में करा उठा। हालांकि अंदर से वो कांप रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया, अपने खून बहते हाथ को देखते हुए। दक्ष पहले से ही सम्राटों को घायल कर सकता था। दक्ष एक सम्राट को हराने में सक्षम नहीं था जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर क्या दक्ष ने पहले भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था? सम्राट धीवर को नहीं पता था कि दक्ष अब कितना शक्तिशाली था। जो लोग उन्हें घेरे हुए थे उन्हें भी यह नहीं पता था, लेकिन उन्होंने देखा था कि दक्ष ने एक सम्राट को घायल कर दिया था। सम्राट धीवर एक कमजोर सम्राट था, लेकिन कोई बात नहीं, वो एक सम्राट था और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी आक्रामकता और अहंकार से काम करने की हिम्मत करता है। वो सही कह रहा है, नीरज उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। भीड़ ने सोचा। इधर दक्ष सम्राट धीवर से दूर चला गया और अपने आसपास की लड़ाइयों को देखने लगा। चारों तरफ लोग लड़ते रहे। दक्ष को जल्दी ही पता चल गया कि वहां सिर्फ 2 कांस्य प्लेटें नहीं थी, बल्कि एक और महल दिखाई दिया था। महल बनने से पहले तीनों महल आपस में जुड़े हुए थे। उस महल के नीचे एक सुनहरा नक्शा बन रहा था। नक्शा सामने आते ही कई लोगों ने लड़ाई बंद कर दी। जब महल एक में सिमट गए तो उन्हें पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। भीड़ ने सोचा, शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल का नक्शा। शायद यह नक्शा उन्हें बता दे कि महान साम्राज्य कहाँ है, इसलिए हर कोई लालच से उसे घूर रहा था। यहाँ तक कि सेलेस्टियल धीवर पैलेस के साथ लड़ाई भी बंद हो गई थी। यह आश्चर्य की बात है, दक्ष ने सोचा। जिन लोगों के पास कांस्य प्लेटें थी, उन्होंने नहीं सोचा था कि वे आपस में जुड़कर एक महल बना देंगी। तीसरे व्यक्ति ने अपनी कांस्य प्लेट केवल इसलिए निकली थी क्योंकि उसने देखा था कि पहली 2 प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी। इसके अलावा नक्शा पूरा नहीं था। नक्शे का एक हिस्सा गायब था, जिससे पता चलता है कि 2 कांस्य प्लेटें अभी भी गायब थीं। सब लोग, चौथी और 5वीं कांस्य प्लेट किसके पास है? कृपया उन्हें बाहर निकालो। किसी ने कहा। अन्य प्लेटों के बिना यह जानना असंभव था कि कहाँ जाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कांस्य प्लेट का वास्तव में महल से कुछ लेना देना है। दक्ष ने सोचा, बूढ़े आदमी को भी शायद यह नहीं पता था, अन्यथा वो इसे इतनी आसानी से नहीं बेचता। दक्ष सोच रहा था कि उसे इसे बाहर निकालना चाहिए या नहीं। मेरे पास चौथा है, इस समय किसी ने कहा। यह निवेद था। चूंकि आपके पास चौथा भी है तो उसे निकाल दीजिए। किसी ने कहा। वास्तव में शायद तब पूरा नक्शा सामने आ जाएगा। किसी और ने कहा। निवेद ने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा और उदासीनता से कहा, लोगों ने सेलेस्टियल धीवर पैलेस, मेरे साथी सदस्यों और मुझ पर हमला किया। इसके अलावा कुछ लोगों ने दक्ष के खिलाफ साजिश रची। अगर मैं चौथी कांस्य प्लेट निकालता हूं तो मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि हमें कुछ नहीं होगा? तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने पूछा। सभी लोग 10,000 मीटर पीछे हट जाएं। सिर्फ सेलेस्टियल धीवर पैलेस के सदस्य ही यहां रह सकते हैं।
अगर मैं इसे बाहर निकालता हूं और कोई भी यहां आता है तो मैं इसे वापस ले लूंगा। निवेद ने कहा, निवेद, आप बस नक्शा अपने लिए लेना चाहते हैं। किसी ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, क्या होगा अगर आप नक्शा देखने और याद करने के बाद प्लेट वापस ले लें? वे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे इतनी दूर से नक्शा देख सकते हैं। चूंकि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसलिए दूसरा विकल्प है। कांस्य प्लेटों के अन्य मालिक उन्हें वापस ले सकते हैं और हम मिलने के लिए एक जगह पर सहमत हो सकते हैं। इस तरह कोई भी सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लिए कोई और परेशानी पैदा नहीं करेगा। निवेद ने भीड़ को देखते हुए कहा, नहीं। किसी ने कहा, अगर सेलेस्टियल धीवर पैलेस कांस्य प्लेट को बाहर नहीं निकालता है तो। उसके आसपास के कुछ लोगों ने कहा। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। बस हालांकि इसी समय तेज हवा चलने लगी और किसी ने अपनी कांस्य प्लेट वापस ले ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भीड़ ने कहा। वे सभी तुरंत कांस्य प्लेट के पीछे चले गए। उस व्यक्ति का पीछा करते हुए वे तुरंत नक्शे के बारे में भूल गए। निवेद ने ठंडी मुस्कान दी। उस व्यक्ति ने समझ लिया था कि उसका क्या मतलब था। मालिक अपनी कांस्य प्लेटें वापस ले सकते थे और वे नक्शे को देखने के लिए किसी दूसरी तारीख पर सहमत हो सकते थे। इसका मतलब था मलिक और वह अकेले, बाकी सबके बिना। हालांकि जब उसने ऐसा कहा था तो बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इस समय कुछ ऊर्जा अचानक दक्ष के चारों ओर उभरी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ छाया आकृतियां उसके चारों ओर थीं। दक्ष ने उन लोगों की तरफ देखा। वे लोग जो अंधेरे में उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे अब वहां थे। वे सभी लोग 9 महान दिव्य महलों से थे। सब लोग रुक जाओ, तुम कांस्य प्लेटें ले सकते हो। सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के एक सम्राट ने कहा। जब उसने ऐसा कहा तो सब लोग रुक गए। उसके आसपास पहले से ही जमीन पर ही लाशें पड़ी थी, इसलिए वे जानते थे कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कांस्य प्लेट को फिर से बाहर निकालो और सबको नक्शा दिखाओ। ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस के एक मजबूत योद्धा ने कहा। 2 कांस्य प्लेटें पहले से ही बाहर थीं, उन्हें बस 2 और की जरूरत थी। फिर 3 कांस्य प्लेटें फिर से जुड़ गई। फिर उन लोगों ने निवेद को देखा और कहा, भाई निवेद, अपनी कांस्य प्लेट निकालो। चूंकि हर कोई यहाँ है तो क्यों नहीं? निवेद ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और अपनी कांस्य प्लेट बाहर निकाल ली। चौथी रोशनी दिखाई दी और 4 कांस्य प्लेटें जुड़ गई। हालांकि नक्शा फिर से दिखाई दिया, लेकिन यह अभी भी पूरा नहीं हुआ था। भीड़ ने नक्शे को देखा। बीच में जो हिस्सा गायब था वो महत्वपूर्ण हिस्सा लग रहा था। असंभव, किसी ने कहा। अचानक सफेद दाढ़ी वाले सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। कैसे? अचानक सफेद दाढ़ी वाले सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। कैसे? क्या हो रहा है? भीड़ ने नक्शे को घूरते हुए सोचा। उन्होंने इसे देखा, लेकिन वे इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। ये ड्रैगन रिज माउंटेन के क्षेत्र में नहीं था। 9 महान दिव्य महलों के मध्यम स्तर के सम्राटों ने उस स्थान को पहचान लिया, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे। यह वह स्थान था, वे वहां नहीं जा सकते थे। वहां बहुत सारे मजबूत योद्धा थे। 9 महान दिव्य महलों के लोग सभी चुप रहे, यहां तक कि ड्रैगन रिज माउंटेन के सदस्य भी चुप रहे। शायद वहां एक और कांस्य प्लेट है, शायद यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। भीड़ ने सोचा, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि यह संभव नहीं था। हालांकि जब महल इतनी दूर था तो 5 कांस्य प्लेटों ने उस जगह को क्यों दिखाया था? क्या शाश्वत आकाशीय सम्राट की मृत्यु वहां हुई थी? सब लोग, 5वीं कांस्य प्लेट किसके पास है? मेडिसिनल किंग्स पैलेस के एक मजबूत योद्धा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। उसने कहा, अगर आपके पास 5वीं कांस्य प्लेट है तो हमारे पास पूरा नक्शा होगा और हम महल को ढूंढ पाएंगे। हर कोई चुप रहा। दक्ष की आंखें चमक रही थी क्योंकि उसके पास 5वां कांस्य प्लेट था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या करना है। अगर आपके पास यह नहीं है तो 9 महान दिव्य महल कांस्य प्लेटें वापस ले सकते हैं, और जब 5वां कांस्य प्लेट आएगा तो हम फिर से मिल सकते हैं। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने कहा। वो सभी कांस्य प्लेटें अपने लिए लेना चाहता था। मैं सहमत नहीं हूं। यदि आप उन्हें ले जाते हैं और 5वां कांस्य प्लेट दिखाई देता है तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। किसी ने ठंडे अंदाज में कहा, हाँ, और हो सकता है कि आपके पास 5वां भी हो। किसी और ने कहा, मुझे लगता है कि 9 महान दिव्य महलों को शाश्वत कांस्य प्लेटों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही सबसे अच्छा समाधान है, अन्यथा वे खो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? द ग्रेट सेलेस्टियल पैलेस ऑफ थॉटनेस से एक मजबूत योद्धा ने पूछा। 9 महान दिव्य महल अंततः हाथ मिला रहे थे। मैं सहमत नहीं हूं, दक्ष ने उदासीनता से कहा। बहुत से लोगों ने उसकी ओर देखा। भले ही वो अभी सम्राट नहीं था, लेकिन उसके पास प्रज्ञान ताबीज था, इसलिए वो प्रज्ञान द्वीप का प्रतिनिधित्व करता था। दक्ष ने सभी को शांत और स्थिर भाव से देखते हुए कहा, मुझे ही इनका प्रबंधन करना चाहिए। वह भीड़ अचंभित रह गई। दक्ष, हमें एक ही कारण बताओ कि हम तुम्हें कांस्य प्लेटों का प्रबंधन करने दें। किसी ने कहा, कांस्य प्लेटें लेने के बाद मैं सेलेस्टियल धीवर पैलेस के अंदर ही रहूंगा और मैं यहां से बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा। हर कोई मुझे देख सकता है और मेरी ताकत के साथ अगर आखिरी प्लेट भी दिखाई देती है
तो मैं भाग नहीं पाऊंगा या उन सभी के साथ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए ये सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। दक्ष ने उदासीनता से कहा, वास्तव में यदि 9 महान दिव्य महल कांस्य प्लेटों को ले लेते तो कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता, लेकिन यदि दक्ष के पास वे होते और अंतिम प्लेट प्रकट होता तो वो उनके साथ भागने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा मेरी सामाजिक स्थिति विशेष है। अगर मैं कांस्य प्लेटों का प्रबंधन करता हूं तो 9 महान दिव्य महलों को मेरी रक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं हर समय सुरक्षित रहूं। अगर आज रात की तरह कोई मुझ पर हमला करता है तो 9 महान दिव्य महल सभी जिम्मेदार होंगे। बाद में अगर किसी के पास 5वां कांस्य प्लेट है तो वे आएंगे और हम सब कुछ एक साथ करेंगे। क्या योजना सही नहीं है? दक्ष ने कहा। हर कोई चिंतित लग रहा था। उसका विचार बुरा नहीं था। अगर 9 महान दिव्य महल सहमत नहीं है तो ये केवल इसलिए है क्योंकि वे नक्शे को अपने पास रखना चाहते हैं। दक्ष ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर ठंडी नजर से देखते हुए और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने गौतम और अथर्व को देखा और कहा, मैं सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस, सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस, ड्रैगन रिज माउंटेन और प्रज्ञान द्वीप के मजबूत योद्धाओं के सामने वादा करता हूं कि मैं कांस्य प्लेटों का ध्यान रखूंगा, और जब 5वीं प्लेट दिखाई देगी तो मैं प्रज्ञान द्वीप के अपने शिक्षकों से सभी को इसके बारे में बताने के लिए कहूंगा। तुम क्यों? ड्रैगन रिज माउंटेन से विहान क्यों नहीं? या गौतम या अथर्व? किसी ने ठंडे अंदाज में कहा। ओह, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी हर 2 घंटे में बदल सकते हैं और हम चारों कांस्य प्लेटों का प्रबंधन कर सकते हैं। दक्ष ने ठंडे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। भाई दक्ष, आप सही कह रहे हैं। भाई दक्ष को प्लेटें संभालने दें, मैं शिक्षकों को बता दूंगा। विहान ने कहा। उसने सोचा कि अगर वह इसे ले लेता है या दक्ष या उनमें से कोई भी इसे ले लेता है तो भी यही होगा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, गौतम और अथर्व ने कहा। दक्ष किसी भी हालत में भागने वाला नहीं था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद भाई दक्ष, सभी ने कहा। फिर सभी लोग जाने लगे। हालांकि बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ा और 9 महान दिव्य महलों के लोगों को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने उदासीनता से कहा, पहले एक मध्यम स्तर के सम्राट ने मुझे मारने की कोशिश की थी। आप में से कुछ अभी भी सोच सकते हैं कि चूंकि मैं सेलेस्टियल धीवर पैलेस में हूं, इसलिए आप मुझे आसानी से मार सकते हैं और उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। हालांकि मुझे सभी को चेतावनी देनी होगी। मेरे पास अब 4 कांस्य प्लेट है। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाने या मारने की कोशिश करता है तो सेलेस्टियल धीवर पैलेस ही एकमात्र समूह नहीं होगा जो जिम्मेदार होगा। सभी 9 महान दिव्य महल जिम्मेदार होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह फिर से नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि 9 महान दिव्य महल दक्ष की रक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त मजबूत योद्धाओं को भेजें। निवेद ने ठंडे तरीके से कहा, हम इस बारे में एक साथ बात कर सकते हैं। दक्ष ने कांस्य प्लेट लेते हुए कहा। उन लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि दक्ष ने आखिरी प्लेट 1 साल पहले खरीदी थी। दक्ष के पास अब 5वीं कांस्य प्लेट थी, इसलिए अगर वो चाहता तो पूरा नक्शा देख सकता था। फिर दक्ष ने एक ताबीज निकाला और एक छाया प्रकट हुई। ये सम्राट अगस्त्य था। दक्ष, सम्राट अगस्त्य ने दक्ष को देखते ही कहा, चाचा अगस्त्य, महल तो दिख गया, लेकिन कुछ मध्यम स्तर के सम्राटों ने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मैं यहां और रुका तो वे मेरी जान लेने की कोशिश करते रहेंगे। दक्ष ने कहा। सम्राट अगस्त्य की आंखें चमक उठी और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा इंतजार करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उन्हें याद दिलाना कि प्रज्ञान द्वीप के सभी पशु सम्राट आएंगे और उन सभी को मार डालेंगे। सभी जानवरों को मेरी तरफ से नमस्ते कहना, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सम्राट अगस्त्य की छवि गायब हो गई, जिससे भीड़ भड़क गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष को इतना समर्थन प्राप्त होगा। उसने सम्राट अगस्त्य को चाचा भी कहा। वे दक्ष को और अधिक अपमानित नहीं कर सकते थे। रमाकांत, मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो, दक्ष ने रमाकांत से कहा। रमाकांत ने निवेद को देखा, जिन्होंने सिर हिलाया। निवेद ने दक्ष को सिर हिलाया और कहा, दक्ष, मेरे साथ आओ। निवेद के दक्ष के साथ चले जाने के बाद उसने कई शक्तिशाली योद्धाओं की ओर देखा और उनसे पीछे आने को कहा। दक्ष को लगा कि वह एक सम्मानित अतिथि है। कुछ समय बाद निवेद दक्ष को दूसरी जगह ले गया। दक्ष अपने कमरे में गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पास पहले से ही 4 कांस्य प्लेटें थी, इसलिए उसे अब अन्य लोगों की परवाह नहीं थी। उसने सम्राट अगस्त्य को बुलाया था ताकि कोई भी उसे छू ना सके। बाहर माहौल शांत हो गया। दक्ष ने अपनी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया और 5 कांस्य प्लेटों को अपने राक्षसी क्षेत्र में रख दिया। फिर उसने अपनी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट को वापस ले लिया। उसकी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट उसके पास अब तक की सबसे अच्छी अंगूठी थी। एक बार जब कोई चीज उसकी डिवाइन बुक मार्शल स्पिरिट में थी तो कोई भी कुछ नहीं पा सकता था। इस समय उसकी ईश्वरीय चेतना उसके राक्षसी क्षेत्र के अंदर प्रकट हुई। उसने 5 कांस्य प्लेटों को देखा जो एक महल में समाहित हो गई थी। महल के नीचे एक नक्शा था और यह एक पूरा नक्शा था। क्या अजीब नक्शा है। मुझे नहीं पता कि वो जगह क्या है।
दक्ष ने सोचा, वो अब तक महान दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगह पर गया था। वो नक्शे पर दिखाई गई जगह को नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि यह एक खास जगह है। वहां 4 अलग अलग हिस्से थे जो एक ही समय में एक जैसे दिखते थे। इसके अलावा नक्शे पर एक चमकदार जगह थी जो अभी भी धुंधली थी। दक्ष ने अपनी ईश्वरीय चेतना का उपयोग करके नक्शा याद कर लिया। उसे नहीं पता था कि वह जगह क्या है, लेकिन सम्राट अगस्त्य को शायद पता था। दक्ष को बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी थी। बूम! इसी समय महल गायब हो गया और एक 70 वर्षीय व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। दक्ष आश्चर्यचकित था। वो छायाचित्र उसकी यादों में प्रकट हुआ था। तो क्या ये 5 शाश्वत कांस्य प्लेटों के संयोजन से बना एक छायाचित्र था? उस बूढ़े आदमी ने दक्ष को देखा। दक्ष ने पूछा, क्या आप शाश्वत आकाशीय सम्राट हैं, मास्टर? ये ईश्वरीय जागरूकता का एक अंश था जो अभी भी कांस्य प्लेटों के अंदर मौजूद था। जब बूढ़े आदमी ने दक्ष को सुना तो उसने सिर हिलाया और पूछा, और आपका नाम क्या है? दक्ष ने झुककर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बूढ़े आदमी की ईश्वरीय जागरूकता को देखेगा। जो लोग मेरे महल में प्रवेश करेंगे, यदि वे भाग्यशाली नहीं होंगे तो वे मर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप ये जानते हुए भी जाएंगे या नहीं? शाश्वत आकाशीय सम्राट ने उदासीनता से पूछा। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। मास्टर, इसकी क्या संभावना है? दक्ष ने पूछा। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, 100 में से एक व्यक्ति बचेगा। मैं हार मानता हूं, किसी और को चुनिए, दक्ष ने कहा। वो इस समय अपनी जान जोखिम में डालने वाला नहीं था। जो लोग प्रवेश करेंगे उन्हें मेरी सारी शिक्षाएं समेत सब कुछ विरासत में मिलेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं जाओगे? बूढ़े आदमी ने फिर पूछा। मैं नहीं जा रहा हूं, दक्ष ने मना करते हुए कहा। शाश्वत आकाशीय सम्राट के महल के बिना भी उसके पास एक अद्वितीय योद्धा बनने के कई अन्य महान अवसर होंगे, यह इसके लायक नहीं था। ठीक है, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, शुभकामनाएं, बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। फिर वो एक प्रकाश में बदल गया और दक्ष के मस्तिष्क में घुस गया। दक्ष कांप उठा क्योंकि यादें उसके दिमाग में भर गई। अचानक दक्ष व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। कितना रहस्यमय व्यक्ति है। मरने से पहले महान सम्राट ने अपनी ईश्वरीय चेतना को कांस्य प्लेटों में रखा, जो प्रत्येक 5 टुकड़ों में टूट गई। जब आप 5 टुकड़ों को जोड़ते हैं तो आपको एक नक्शा मिलता है और सम्राट की ईश्वरीय चेतना संघनित हो जाती है, जिससे वह फिर से प्रकट होता है। कांस्य प्लेटें केवल 9 महान दिव्य महलों में ही मौजूद नहीं है, दक्ष ने कहा। इस महान महाद्वीप में 9 महान दिव्य महलों जैसी कई जगह ही थी। अगर उन्हें 5 कांस्य प्लेटें मिल जाती और उन्हें जोड़ दिया जाता तो वे नक्शा भी ढूंढ सकते थे और सम्राट की ईश्वरीय जागरूकता को देख सकते थे। उनकी ईश्वरीय जागरूकता ही एक कुंजी थी। क्या यह उस प्रक्रिया का हिस्सा था जिसके तहत सम्राट अपनी मृत्यु के बाद अपने वंशजों की तलाश करता था? अगर ऐसा था तो कई लोगों के पास वंशज बनने का मौका था और दक्ष उनमें से एक था। वे लोग पहले से ही उस जगह को खोज सकते थे जहां महल था। बेशक उन अन्य जगहों पर शायद उन लोगों को अभी तक कांस्य प्लेटें नहीं मिली थी। कुछ भी संभव था। कांस्य प्लेटें, दक्ष ने कहा। दक्ष ने भौहें सिकोड़ी और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। 5 कांस्य प्लेटें जमीन पर थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल 5 कांस्य प्लेटें थीं, जो काफी साधारण लग रही थी। नक्शा अब दिखाई भी नहीं देगा। मैं इसे कैसे समझा सकता हूं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए सोचा। लोग सोचेंगे कि उसने जानबूझकर कांस्य प्लेटों को नष्ट कर दिया। दक्ष ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर सो गया। उसने अपने सपने में साधना का अभ्यास किया। चूंकि उसे सम्राट की ईश्वरीय चेतना प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे महल देखने जाना ही था, अन्यथा ये सब बेकार हो जाता। हालांकि उसे जाने से पहले मजबूत होना था। सपने में ही उसने एक रात बिताई। दूसरे दिन सम्राट वेदांत आए और उसे जगाने के लिए किसी को भेजा। ये ड्रैगन रिज माउंटेन का इलाका था, इसलिए सम्राट वेदांत वहां सबसे पहले पहुंचे। चूंकि वो वहां थे, इसलिए वो खुद नक्शा देखना चाहते थे। बहुत से लोग सेलिस्टियल धीवर पैलेस के अंदर एक प्रांगण में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वे अभी तक नहीं गए थे। पहले उन्होंने महल के बारे में बात की थी और फिर उन्होंने सुना था कि सम्राट वेदांत आएंगे, इसलिए उन्होंने उनका इंतजार किया था। दक्ष धीरे धीरे प्रांगण में चला गया। ये दूसरी बार था जब उसने सम्राट वेदांत को देखा और वो 1.5 साल पहले की तरह ही मजबूत दिख रहा था। मास्टर, सम्राट वेदांत, दक्ष ने झुकते हुए शांति और विनम्रता से कहा। उस समय उसने सोचा था कि सम्राट वेदांत उसके नियंत्रित दोस्तों को मुक्त करने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन सम्राट वेदांत ने उसे मना कर दिया था, इसलिए उसने सारी उम्मीद खो दी थी। फिर सम्राट वेदांत और सम्राट अगस्त्य ने एक प्रतियोगिता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की, इसलिए दक्ष को अब केवल विनम्र होना था। सम्राट वेदांत ने उदासीनता से कहा, आपके पास शाश्वत कांस्य प्लेटें हैं, है ना? वास्तव में, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ। सम्राट वेदांत ने कहा। उसे ये सामान्य लगा। दक्ष के पास प्लेटें थी, इसलिए उसे उन्हें दिखाना होगा। मुझे लगता है कि हमें प्रज्ञान द्वीप, सेलिस्टियल स्टारलाइट पैलेस और सेलिस्टियल गॉड्स पैलेस का इंतजार करना चाहिए।
दक्ष ने कहा, अगर वो उन्हें अभी बाहर निकालता तो वो यह नहीं समझा पाता कि कुछ भी क्यों नहीं हुआ। इधर सम्राट वेदांत ने भौहें सिकोड़कर कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें प्रज्ञान द्वीप, सेलेस्टियल स्टारलाइट पैलेस और सेलेस्टियल गॉड्स पैलेस का भी इंतजार करना चाहिए। दक्ष ने दोहराया। अचानक सम्राट वेदांत के चेहरे के भाव काफी बदल गए। कितना दुस्साहसी! 9 महान दिव्य महलों के लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया और दक्ष ने हिम्मत की। वो ड्रैगन रिज माउंटेन का एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था।